मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत में एक छोटे भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्र को राज्य की बजाय जनपद कहा जाता था। जन का अर्थ है जनता या जनसमूह तथा पद का अर्थ था भूखंड या क्षेत्र। इस प्रकार जनपद का अभिप्राय था क्षेत्र विशेष के लोगों का राज्य। शासन का स्वरूप प्रायः काफी कुछ जनजातीय था तथा राजा वंशा अनुगत हुआ करते थे, अर्थात पिता के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा बनाया जाता था। जनता के प्रतिनिधियों की दो संस्थाएं हुआ करती थीं, सभा और समिति। ये दोनों संस्थाएं राजा को शासन करने में सहायता प्रदान किया करती थीं। सभा ग्राम स्तर पर गठित संस्था थी जिसमें गांव के बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्य शामिल होते थे, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी जिसमें राज्य के सुधी नागरिक भाग लेते थे। सभा गांव के मामलों का प्रबंधन करती थी, जैसे कि भूमि का वितरण, कर का निर्धारण और न्यायिक कार्यवाहियां। समिति राजा को सलाहें देती थी, जैसे कि सीमा सुरक्षा, जन सुविधाएं और अपराध नियंत्रण आदि। एक प्रकार से शासन की पद्धति जनतंत्र पर आधारित राजतंत्र थी और राजा का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होता था। निष्कर्षतः ऋग्वैदिक काल में यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व तक आर्यावर्त अथवा उत्तरी भारत में जनपद काल था और इतिहासकारों के अनुसार जनपदों की संख्या बहुत अधिक 200 से भी अधिक मानी गई है। समय के साथ जिन जनपदों ने सब प्रकार की शक्ति अर्जित की, उनकी सेनाएं सुदृढ़ होती गईं तथा भौतिक क्षेत्रों के विस्तार होते गए। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व के पश्चात ऐसे सर्वविकसित जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा तथा महाजनपदों के अस्तित्व काल को इतिहास में महाजनपद काल नाम दिया गया है एवं महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। महाभारत महाकाव्य में वर्णित है कि अफगानिस्तान की आर्य भूमि एवं निकटवर्ती क्षेत्रों अर्थात स्वात घाटी, उत्तरी पंजाब, कश्मीर और हिंदू कुश के पार तक के क्षेत्रों पर 2 महाजनपद गांधार और कंबोज एवं 2 जनपद कपिशा और वालीक अवस्थित थे। जाट इतिहास के लेखकों ने इन चारों पर जर्तिक अथवा जाट राजवंशों का शासन बताया है। आइए इस तथ्य की परख करने का प्रयास करते हैं। गांधार महाजनपद वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान की भूमि पर स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जहां गांधार वंशी जर्तिकों या जाटों ने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, जहां अध्ययन करके आयुर्वेदाचार्य चरक, वैयाकरण पाणिनि और कौटिल्य सरीखे अनेक विद्वान जन सेवाओं के लिए निकले थे। गांधार की स्थापना ऋग्वैदिक काल में मानी जाती है, परंतु इसके संस्थापक के विषय में कहीं कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। महाभारत काल में सुबल या सुबला गांधार के राजा थे, जिनका एकमात्र पुत्र शकुनी और पुत्री गांधारी थी। गांधार राजकुमारी होने से हस्तिनापुर में उसे गांधारी कहा जाता था, अन्यथा उसके वास्तविक नाम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख न होने का एक कारण ये भी है
के जाटों में प्रायः बहुओं को उनके निवास स्थान के नाम से पुकारने की परंपरा रही है। यदि विश्वास कर सके तो पुराणों के वैज्ञानिक विवेचक फ्रेडरिक ईडन पार्गीटर ने अंगिरा के पुत्र गांधार को गांधार महाजनपद का संस्थापक माना है, जो द्रेहु कबीले का जरित आर्य था। वह इतना वीर पराक्रमी था कि उसके नाम से द्रहु या दहिया वंश के अंतर्गत गांधार गोत्र की एक शाखा चल निकली। कालांतर में उसके वंशज भारत के अंतर भागों तक जा बसे। आज उन्हें गांधार, गंधले, गनिला, गंधासा और गंधासिया आदि गोत्र नामों से जाना जाता है। उनके द्वारा स्थापित गांवों का संपूर्ण ब्यौरा देना तो संभव नहीं है, फिर भी कुछ नाम ये हैं: भरतपुर में मूड़िया गांधार, आगरा में गांधारी, गाजियाबाद में गंधू, भरतपुर की तहसील खेरली में गंधासिया, बदायूं में रघुनाथपुर गांधार, अलीगढ़ में जमालपुर सिया और सैफपुर, हाथरस में सादाबाद और मंदनई, ज्योतिबाई फूले नगर में गजरोला के सन्निकट नंगला, हरिद्वार में नारसन कला, मध्य प्रदेश के नीमच में गांधार, लुधियाना में गंधू, नवा शहर में बुर्ज गंधारी कंधारी और संगरूर में कंधारगढ़ गांव हैं। इस जाट गोत्र के गांव और भी हो सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने सुनने वालों की जानकारी में है तो कमेंट करके बताने का कष्ट कर सकते हैं। दूसरा महाजनपद था कंबोज। इसकी स्थापना ऋग्वैदिक काल में कंबोज वंशी जरित या जाट आर्यों ने की थी। ये गांधार के उत्तर पश्चिम में पहले जनपदीय स्वरूप में ढला और फिर कश्मीर तक फैलकर महाजनपद हो गया। महाभारत महाकाव्य में इनका वर्णन अनेक स्थलों पर आया है, जैसे कि ये लोग महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ने आए थे। दूसरे अर्जुन जब दिग्विजय यात्रा पर निकले तब इन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया और अंततः परास्त हुए। कंबोज अवश्य प्रसिद्ध आर्य थे, तभी तो उनका जिक्र वाल्मीकि विरचित रामायण के बालखंड 6:12 में व्याकरण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के कंबोजा लुक सूत्र 4:1-173 और 2:4-91 में पाली बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और यास्क के निरुक्त 2:2 आदि में किया गया है। अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने कंबोजों को नाट्य शास्त्रों जीव संज्ञा दी है, जिसका तात्पर्य हम समझते हैं नाट्य कला में माहिर लोग। कालिदास रघुवंशम में कंबोजों को पराजय का वर्णन करता है। राजतरंगिणी 4:163 से 165 तक कल्हण कंबोज महाजनपद की अवस्थिति उत्तरा पथ में निर्देशित करते हैं। प्लिनी B:35 में कंबोज को कोम्बोसिस लिखता है। कंबोज वंशी आर्य जरित जाट थे। उनका सजीव साक्ष्य ये है कि इस वंश के लोग अपने तद्भव नामों से आज भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जाट समुदाय में पाए जाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुस्लिम हो जाने के कारण इस्लाम की कट्टरता के सापेक्ष वंश गोत्र आहिस्ता आहिस्ता गौण हो गए तथा उनका महत्व नगण्य मात्र रह गया। परंतु भारत में हिंदू होने के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भारत में कंबोज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन किन तद्भव नामों से, इसकी खोज डॉक्टर पेमाराम ने राजस्थान के जाटों का इतिहास संस्करण 1 में
सप्रमाण की है। 2010 में प्रकाशित इस पुस्तक के पृष्ठ 14 पर उन्होंने लिखा है कि 320 ईसा पूर्व सिकंदर ने कंबोज पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। सिकंदर के सैनिकों से आक्रांत होकर अनेक कंबोज जाट कुल अपने निवास स्थान छोड़कर सिंध, पंजाब और भारत की ओर प्रयाण कर गए तथा जिसे जहां भी उचित स्थान मिला वहीं बस गए। बदले देशकाल में कंबोज शब्द कंबो, कंबोह, कंबोह, कम्बू, कंबोदिया और कमोदिया आदि उच्चारणों में ढल गया। दिलचस्प बात यह है कि अपनी मूल निवास भूमि कंबोज में भी वे कंबोह ही कहे जाते हैं। 1911 की जनगणना संस्करण 16 पंजाब भाग 2 के अनुसार वर्तमान पाकिस्तान के बहावलपुर स्टेट में उनकी जनसंख्या 673 थी। डॉक्टर पेमाराम के अनुसार कंबोह वंशी जाट राजस्थान के पाली में चंद्रावल नगर तथा नागौर, चूरू, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर के लगभग 30 गांवों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में फतेहनगर और पिपलियावास गांव के अलावा हरदा, रतलाम, इंदौर और उज्जैन जनपदों के लगभग 20 गांवों में बसे हुए हैं, जिनका नाम बताना वीडियो की लंबाई बढ़ाना हो जाएगा। कंबोज जाट वंश के इस संक्षिप्त विवरण के साथ एक भ्रममूलक सूचना देनी भी जरूरी है कि कंबोज या कंबो एक पृथक जातीय समुदाय भी है, जिसका इतिहास ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईरान के अचमेनिद सम्राट साइरस या कुरुश ने कंबोज महाजनपद पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शासन की सुगमता के लिए उसने जरथुस्री या पारसी मतावलंबी ईरानी जनजातियों को कंबोज में बसाया। कुरुश द्वारा बसाए जाने के कारण उन्होंने अपने आप को कुरुश वंश से जोड़ लिया। सिकंदर के आक्रमण, हूणों के अत्याचारों और इस्लाम की बलात् धर्मांतरण नीति से परेशान होकर वे कंबोज से भाग खड़े हुए और सिंध, पंजाब या हरियाणा में बस गए। छोड़े गए पूर्वजों के स्थान के मोहपाश में उन्होंने कंबोज को पहले तो अपना परिचायक बनाया, फिर धीरे धीरे आपसी एकात्मता और वैवाहिक संबंध की विवशता के चलते वह एक अलग जातीय समुदाय बन गया। उनमें सम्मिलित जातियां आज उनके गोत्र हैं। वे वस्तुतः जाट नहीं हैं, यद्यपि उनके शारीरिक स्वरूप जाटों जैसे दिखाई पड़ते हैं। वे अपने आप को कुर्मी मूल का बताते हैं। यहाँ उनका वर्णन चित्रण करना हमारा अभीष्ट नहीं है। अब बात करते हैं कपिसा जनपद की। लोह युग में कपिश आर्य जिस मध्य एशियाई कपिसा से प्रवर्जित होकर आर्याना या वर्तमान अफगानिस्तान में आए थे, उसकी अवस्थिति खोतन और तियान शान पर्वत के आसपास थी। इसका विवरण आधुनिक जाट इतिहास के पृष्ठ 330 पर प्राप्त होता है। आर्यों की ये प्रवृत्ति देखी गई है कि उनका पुरातन भूमि से बड़ा लगाव था और वे उस नाम को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसी के अनुकूल आर्याना में बसाई अपनी बस्ती को उन्होंने कपिसा ही कहा। कपिसा जनपद वर्तमान में भी अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है, जो देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है तथा उसकी राजधानी महमूदे राकी नाम का शहर है। महाभारत 1147-7 में कपिसा की को कार्पिस्की
प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में कपिश और पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र 4299 में कपीसी लिखा गया है। महाभारत के हवाले से कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के पृष्ठ 117 पर जया गोस्वामी कपिशा के संबंध में अजीब सूचना देती हैं कि देयर वाज ए प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन कपिशा, अर्थात कपिशा में दास प्रथा का प्रचलन था। अन्य लेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ के अंगूर और अंगूरों से बनी शराब दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। प्लिनी के बी 36 के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के अचमेनिद सम्राट साइरस ने आक्रमण करके कपिशा को तहस नहस कर दिया था। 2री शताब्दी ईस्वी में सम्राट कनिष्क ने कपिशा को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। उन दिनों वह बौद्ध मत की महायान शाखा का प्रमुख प्रचार प्रसार केंद्र बना। चीनी यात्री युआंग चांग जब वहां पहुंचा तब वहां के बौद्ध विहारों में 6000 से भी ज्यादा बौद्ध भिक्षुक रह रहे थे। शताब्दियों के बाद जब हूण राज मिहिर कुल ने इस पर आधिपत्य किया तब बौद्ध मत विरोधी होने से उसने बौद्ध मठों और विहारों को ध्वस्त किया और बौद्ध भिक्षुओं को मार मार भगाया। सर्वज्ञात तथ्य ये है कि भारत की 3 ऋतुएं और अनेक नदियों द्वारा सिंचित मैदानी शस्य श्यामला भूमि से आकर्षित होकर आर्य कबीले, जिनके प्रमुख अंग थे जरित या जाट आर्य, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की दुस्तर भौगोलिकता को छोड़कर खैबर और बोलन दर्रों से पूरब की ओर प्रयाण करते रहे हैं। तभी तो उत्तरी भारत में उनका प्रसार हो सका है। संभवतः कपिश जाट आर्यों का भारत की ओर प्रसारण अच्छी भूमि की तलाश में हुआ होगा। बहरहाल वे राजस्थान और मध्य प्रदेश में जा बसे तथा जो कपिशा में ही बसे रह गए वे आज कपीसी या कपाही गोत्री जाट कहलाते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसने वाले कपिश जाट आज कपसिया, कपूरिया, कापरिया, कापड़िया, कपूरिया आदि गोत्र नामों से जाने जाते हैं। उनकी बसासतों की सूचना डॉक्टर महेंद्र सिंह आर्य, धर्मपाल सिंह डूडी, किशन सिंह फौजदार और जितेंद्र सिंह नरवर की संवेद कृति जाटों का आधुनिक इतिहास के पृष्ठ 233 पर मिलती है। राजस्थान में कपिश के उक्त वर्णित जाट गोत्रों के गांव इस प्रकार हैं। जयपुर में जनता कॉलोनी, नारायण नगर, गड्ढा, जयसिंह गड्ढा, खोरा, लारखानी, सांगटेरा, सीकर में खंडेला, चूरू में ढाणी कलेरा, झुंझुनू में फतेहसारी, ढीलसर, मलसीसर, अलवर में वानसूर, खेड़ा, जैसलमेर में कपूरिया, बाड़मेर में कपूरडी, हनुमानगढ़ प्रॉपर में, हरियाणा के भिवानी में कपूरी, मध्य प्रदेश के नरसिंह नगर में कपूरी और छिंदवाड़ा में कपूर नाला गांव। अब बात करते हैं वाल्लीक पर। वाल्लीक वर्तमान में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर बल्ख नाम से पहचाना जाता है। अथर्ववेद बी 22:5-79 में वाल्लीक के निवासियों को वाल्लीका नामक आर्य क्षत्रिय जाति माना गया है। ए मैकडोनेल और एवी कीथ वैदिक इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड सब्जेक्ट्स नामक पुस्तक के पार्ट 2 के पृष्ठ 63 पर वाल्लीक को आर्यों की वह जनजाति मानते हैं जो उच्च कोटि के किसान और सैनिक होते थे। जनपद ग्रंथ में उन्हें आयुधजीवी
बताया गया है। ईरानियों ने वालिक को बख्तर उच्चारा और यूनानियों ने बैक्टीरिया कहा। वालिक के घोड़े द्रुतगामी माने जाते थे। वहां हींग और केसर की खेती बहुतायत से होती थी। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत काल में वालिक जनपद एक नहीं बल्कि दो थे। दूसरा जनपद था सिंधु और सतलज नदियों के मध्य पंजाब में। जाट इतिहास के परिशिष्ट एक में लेखक दलीप सिंह अहलावत बहिका, बल्हिका और वालिक जाट वंशों को अफगानिस्तानी वालिक से संदर्भित करते हैं तथा इसी पुस्तक के अध्याय 4 के पृष्ठ 341 पर बालिका शब्द का प्रयोग पंजाब के जाटों के लिए करते हुए लिखते हैं कि जाट मध्य एशिया के शासक थे। वे वालिक से आकर पंजाब में बस गए थे। दलीप सिंह अहलावत की इन पंक्तियों को प्राचीन और मध्यकालीन भारत के भूगोल पर अध्ययन पुस्तक के पृष्ठ 186 और 187 पर प्रसिद्ध इतिहासकार डीसी सरकार ने ये कहकर प्रमाणित कर दिया है कि वालिक से आकर वालिक लोग कुरुक्षेत्र के परे तक फैल गए थे। इसीलिए सिंधु और सतलज नदियों के बीच की भूमि को वाहिका शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। राम स्वरूप जून जाटों का इतिहास अध्याय 5 पृष्ठ 71 और 72 पर उल्लेख करते हैं कि वाहिक, बहिका, बही, बहेला, बाहिक और वरिक आदि जाट हिंदुओं और सिखों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में उन्हें बहेली जाट कहा जाता है। महाभारत में कभी कभी वहिका, मद्र, जर्तिका और अरट्टा शब्दों का उपयोग समानार्थक रूप से किया गया है। नंदलाल डे के अनुसार वालिक या वाहिका जर्तिक या जाट हैं तथा मद्रों की एक उपशाखा है। मेरठ में दौराला के समीप बहियान वंश गोत्र के जाटों के 6 गांव हैं। कुछ इतिहासकारों ने वरिक को वहिक का भ्रष्ट उच्चारण माना है जो पंजाब में विरक हो गया। बुलंदशहर में वरिकों के 16 गांव हैं जैसे कि सेतपुर, सहेरा, शाही, बनबोई, भिरावटी, पाली, भमरोली, पसौली, बरकतपुर, फतेहपुर, तेजगढ़ी, लठौर, घनसूपुर, परतापुर, रामपुरा और नंगला मदारीपुर आदि। परिणामतः गांधार और कंबोज महाजनपदों एवं कपिशा और वालिक जनपदों के संस्थापकों के वंशजों का वर्तमान जाट समुदाय में पाए जाने से स्वतः सिद्ध होता है कि जाट प्राग ऐतिहासिक युग अथवा पूर्व ऋग्वैदिक काल में आर्य नाम से यूरेशिया के शासक रहे हैं। लंबे समय तक बौद्ध अनुयायी होने के कारण वहाली ब्राह्मणिक रिलीजन के इतिहास लेखकों ने इनका इतिहास नहीं लिखा। अगर किसी ने लिखा भी तो नष्ट कर दिया गया। कांस्य युग में ये लोग हित्ती और मित्तानी नाम से अनातोलिया या आधुनिक तुर्की और सीरिया तक, गुटियम नाम से बहरीन से इराक तक तथा लोह युग में ईरान और भारत तक तथा यूरोप के भूखंडों पर फैल गए। यूरोप में इन्हें जट, गौत, डच, डोइच, गेटे, गेटाई और स्लाव आदि अनेक नामों से जाना जाता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने बंधु बांधवों और दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए।
पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।